मुगल साम्राज्य, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बादशाह, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और ताजमहल जैसी शानदार इमारतें हैं ना। लेकिन सच तो ये है कि मुगलों की असली ताकत पत्थरों में नहीं, बल्कि उनके बनाए एक जबरदस्त सिस्टम में थी। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो इतने बड़े साम्राज्य को चला रही थी। तो चलिए, आज इसी मुगल मशीन की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और जानते हैं, ये बात मुगलों पर बिल्कुल फिट बैठती है। उनकी असली विरासत कोई इमारत नहीं, बल्कि उनका बनाया हुआ प्रशासनिक ढांचा था। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी एक बादशाह से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ साबित हुआ। यही थी उनके साम्राज्य की असली रीढ़ की हड्डी। तो इस कहानी के हीरो कौन हैं? ये हैं 6 ग्रेटर मुगल्स। इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, भाजसा, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन्होंने ही उस मशीन को बनाया, उसे चलाया और आखिर में उसे टूटते हुए भी देखा। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं पहले एक्ट से, अव्यवस्था का दौर। ये वो जमाना था जब साम्राज्य जीता तो गया था, पर उसे बनाया नहीं गया था। ये सिर्फ तलवार और जीत का समय था, किसी सिस्टम या व्यवस्था का नहीं। कहानी की शुरुआत होती है बाबर से। वो तोपों और बारूद के साथ आया और पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन बाबर एक विजेता था, एक कॉन्करर। वो सिस्टम बनाने वाला नहीं था। उसने जमीन तो जीत ली, पर उस पर एक मजबूत साम्राज्य की मशीन को खड़ा करने का काम अभी बाकी था। और फिर आया हुमायूं का दौर, जो पूरी तरह से अस्थिरता से भरा था। शेरशाह सूरी से हारने के बाद उसे 15 साल तक दर बदर भटकना पड़ा। इस वजह से साम्राज्य में एक एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम, मतलब एक प्रशासनिक खालीपन आ गया। नतीजा, मशीन तो बनी ही नहीं, बल्कि जो कच्ची पक्की नींव रखी गई थी, वो भी हिलने लगी थी। और फिर कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, अकबर का आगमन। एक लड़का, एक किशोर बादशाह, जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बनने वाला था। उसी ने इस मशीन को उसका स्टील का ढांचा दिया। और इस स्टील फ्रेम का नाम था मनसबदारी सिस्टम। ये अकबर का मास्टर स्ट्रोक था। जरा सोचकर देखिए, एक ही सिस्टम से साम्राज्य के हर बड़े अधिकारी को, चाहे वो सेना का हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, सबको एक ही धागे में पिरो दिया गया। ये अपने समय की एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी सोच थी। अब ये सिस्टम काम कैसे करता था? बड़ा सिंपल था। हर मनसबदार की 2 रैंक होती थी, जात और सवार। जात से उसकी हैसियत और सैलरी तय होती थी, और सवार रैंक से ये पता चलता था कि उसे अपने अंडर कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। मतलब एक ही नंबर से पद भी तय और ताकत भी। कितना सरल और कितना प्रभावी। अब इतनी बड़ी मशीन को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए, है ना? और वो ईंधन आया दहसाला सिस्टम से। राजा टोडरमल की इस कमाल की प्रणाली ने पिछले 10 सालों की पैदावार और कीमतों का एवरेज निकालकर टैक्स तय किया। इससे साम्राज्य को एक स्थिर और भरोसेमंद आर्थिक इंजन मिल गया। अकबर बहुत समझदार था। उसने शक्तियों का बंटवारा भी बड़ी होशियारी से किया, ताकि कोई एक मंत्री हद से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट दीवान के पास था, तो सेना और इंटेलिजेंस का जिम्मा मीर बख्शी के पास था। ये एक शानदार चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम था, ताकि सत्ता का संतुलन बना रहे। तो अब तक मशीन बन चुकी थी, उसमें फ्यूल भी था, और अब वो अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी थी। कहानी पहुंचती है साम्राज्य के सुनहरे दौर में, जब इस मशीन ने न्याय और समृद्धि का एक ऐसा दौर बनाया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस दौर का सबसे पावरफुल सिंबल था जहांगीर की न्याय की जंजीर। जरा सोचिए, एक आम आदमी भी महल के बाहर लगी सोने की जंजीर खींचकर सीधे बादशाह तक अपनी आवाज पहुंचा सकता था। ये दिखाता है कि कानून और व्यवस्था को लेकर मुगल कितने सीरियस थे। इस आर्थिक मशीन का एक और बहुत जरूरी पुर्जा था उनकी त्रिधातु मुद्रा व्यवस्था। बड़े बड़े लेन देन के लिए सोने की मोहर, व्यापार की रीढ़ था चांदी का रुपया, और आम आदमी के रोजमर्रा के खर्चों के लिए था तांबे का दाम। मतलब हर स्तर के लिए एक सटीक करेंसी, एक बेहद बैलेंस्ड सिस्टम। अच्छा, अब बात करते हैं उस अदृश्य नेटवर्क की जो इस विशाल साम्राज्य की आंखें और कान थे। वो सिस्टम जो बादशाह तक हर कोने की छोटी बड़ी खबर पहुंचाता था। मुगलों के पास एक बेहतरीन इंटेलिजेंस और पोस्टल सिस्टम था। वाकई नवीज पब्लिक खबरें भेजते थे, सवानेह निगार खुफिया जानकारी देते थे,
और हरकारे थे जो तेजी से एक चौकी से दूसरी चौकी तक संदेश पहुंचाते थे। ये पूरे साम्राज्य का नर्वस सिस्टम था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है और फिर आता है अंत। अब कहानी के आखिरी अध्याय की शुरुआत होती है। कैसे साम्राज्य की सफलता और विस्तार ने ही ऐसे अंदरूनी तनाव पैदा किए जो आखिरकार इस मशीन को तोड़ देंगे। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा सिंबल था जजिया टैक्स, जहां एक तरफ अकबर ने इसे हटाकर सुलेह-ए-कुल यानी सबकी शांति का पैगाम दिया था, वहीं एक सदी बाद औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। इस एक फैसले ने साम्राज्य के सामाजिक संतुलन की मशीनरी को बिगाड़ना शुरू कर दिया। और इसी के साथ साथ एक और बड़ा क्राइसिस खड़ा हो रहा था, इकोनॉमी में। इसे जागीरदारी संकट कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो मनसबदार यानी अधिकारी बहुत ज्यादा हो गए थे, पर उन्हें सैलरी में देने के लिए उपजाऊ जमीनें यानी जागीरें कम पड़ गई। अब जब सम्राट के सबसे शक्तिशाली लोग ही असंतुष्ट हो जाएं, तो मशीन के पुर्जे तो ढीले पड़ेंगे। और आखिरकार ये महान मशीन किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं हारी, ये अपने ही बोझ तले दबकर फेल हो गई। सिस्टम के भीतर के झगड़ों ने इसे जाम कर दिया और इसका पतन धीरे धीरे ही सही पर निश्चित हो गया। तो मुगलों की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और बहुत जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। क्या हर महान सिस्टम, हर महान व्यवस्था अपनी ही सफलता के बोझ तले दबकर खत्म होने के लिए बनी है? सोचने वाली बात है।